करनी थी अपनी ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को देखना था। इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट के विषय में डिस्कस कर लिया था कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, होते क्या हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये सब का डिस्कशन हमने कर लिया था कि पहले ही। तो अब जरा सा और देखते हैं जो फंडामेंटल राइट। देखो, जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया था 395 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट कितने थे, 22 पार्ट थे, और कितने शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल थी। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया था। तो जो हमारा कह सकते हैं जो 22 पार्ट है, इनमें से जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और ये हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से हैं? ये हमने लिए हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ लिए हैं राइट्स? हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, याद रखना। ये फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से बारो किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कितने हैं फंडामेंटल राइट्स इस समय हमारे पास में? 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट। तो देखो, अब हमें यहाँ पे समझना था ऑनरी बिल क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ऑनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के विषय में डिस्कस करते हैं। तो ऑनरी देखो, ऑनरी क्या होते हैं? कहते हैं लीगल राइट्स होते हैं। क्या है ये लीगल? ऑनरी कौन से राइट्स होते हैं? लीगल राइट्स होते हैं। और प्रोटेक्टेड एंड कहता है इनफोर्स बाई, कहते हैं ऑनरी लॉ। इनको यानी कि ऑनरी लॉ के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, फोर्स हो सकते हैं। बाकी इनमें ज्यादा ऑनरी का मतलब भी क्या लिखा है? ऑनरी लॉ। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स है क्या, प्रोटेक्टेड एंड कहते हैं गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और फंडामेंटल राइट किसी तरह से कोई वायलेशन नहीं किया जा सकता। ये किसके द्वारा? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही गारंटी की दी जाती है। ऐसा होता है। और ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं? ये भी प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनको इन्फोर्सली बाय द ऑर्डिनरी लॉ, ऐसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। ऑर्डिनरी राइट्स कहते हैं मे बी चेंज, ये क्या कर सकते हैं? चेंज हो सकते हैं बाय द, कहते हैं लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं इनको क्या गवर्नमेंट क्या करती है? ऑर्डिनरी बिल लाती है। ऑर्डिनरी बिल के द्वारा क्या किया जा सकता है? एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनरी लॉ को चेंज कर सकते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। एंड मेक ऑफ द लॉ मेकिंग। बट कहता है फंडामेंटल राइट्स में कहता है ओनली भी चेंज बाय, कहता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्या करना पड़ेगा? अगर फंडामेंटल राइट को हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। आप समझे कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑनरी लॉ क्या होती है? पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है? एक बिल पास करके क्या कर सकती है? उसको चेंज कर सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने को खुद ही चेंज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसा करना पड़ता है, याद रखना अच्छी तरह से। फिर कहता है जुडिशरी हैज द पावर एंड कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। यानी जुडिशरी के पास में पावर होता है, इसको कहा जाता है। जुडिशरी मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब क्या करता है? ये गार्जियंस कहलाता है। जुडिशरी को क्या कह सकते हैं? गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट कह सकते हैं। इसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता जल्दी। बिकॉज जुडिशरी हैज द पावर एंड कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। भी क्या करती है? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द, कहते हैं वायलेशन। किससे वायलेशन होने से? बाई, कहता है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और जो एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कोई लिए जाते हैं जिससे क्या हो, किसी के राइट का वायलेशन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या पर मेंशन भी है। एग्जीक्यूटिव कहता है एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन भी, कहता है डिक्लेयर इलीगल। क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर ने ऐसे रूल पास कर दिए हैं, तो वो भी कैसे एक्शन इलीगल घोषित किए जा सकते हैं, डिक्लेयर किए जा सकते हैं बाय द जुडिशरी के द्वारा, अगर उनके राइट का वायलेशन होता है तो। कहता है इफ दे आर वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स। क्या करते हैं? अगर वो क्या करते हैं? वायलेट करते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स का। और रिस्ट्रिक्ट देम इन, कहता है एंड रीजन मैनर। ये उनको रिस्ट्रिक्ट यानी कह सकते हैं किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है कि ऐसे कोई ऐसे पास कर दिया जाता है, तो तब भी क्या किया जा सकता है? जुडिशरी उसको कंट्रोल कर सकती है, यानी कि मना कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट समझो यहाँ पर कहाँ से, जैसे तो हमने पहले बताया कि कितने 22 पार्ट है। उन 22 पार्ट में हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं उसमें? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे। और जो फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं वो 12 से लेकर के हमारे 35 तक, इससे मतलब इन आर्टिकल से इन आर्टिकल तक क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ऐसा है। तो कहते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट को डील करता है उससे। आर्टिकल 12 टू 35 क्या है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर, देखिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। पहला हमारा जो थर्ड पार्ट दिया गया क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू रेमेडीज। इस तरह के हैं 6 राइट हमारे। ऐसा है। तो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। तो कौन से राइट हमें दिए हैं?
कह सकते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी दी गई है। फिर फ्रीडम दिया गया है हमको, अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन दिया गया है। फिर क्या राइट टू रिलीजन दिया गया है हमारे पास में। फिर क्या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। फिर राइट टू रेमेडीज दी गई है। इससे हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। हमारा 7th कॉन्सेप्ट था, कह सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हटा दिया गया है। अब देख नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखिए कैसे क्या है। तो वहाँ पर क्या था, कितने राइट्स हमें दिए, 6 राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन हो गया, राइट रिलीजन हो गया, फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट हो गया, फिर राइट टू रेमेडीज हो गया। इस तरह हमारे क्या दिए गए हैं, 6 राइट हैं ये। अब देखते हैं हमारा पहला राइट कौन सा है। जिनमें से पहला राइट है वो क्या है हमारा, राइट टू इक्वालिटी। जिस किस आर्टिकल से 14 टू 18, यानी कि आर्टिकल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 14 से लेकर 18 तक। और फंडामेंटल राइट स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे, 12 से लेकर 35 तक क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पहला राइट हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 14 टू 18 यानी आर्टिकल से स्टार्ट होता है। जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, उनका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन 12 में क्या दिया गया है, डिफिनीशन ऑफ द स्टेट दिया गया है। 13 में क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया गया है कि कौन सी राइट को हटा दिया जाता है, उनके सबको डिस्कशन किया गया है। लेकिन जो स्टार्ट होते हैं हमारे एक्चुअल में देखें तो कहाँ से होते हैं, 14 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 14 के हम देखो, ये राइट इक्वलिटी होता क्या है, अब यहाँ पर समझते हैं अच्छी तरह से। तो राइट इक्वलिटी क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो इक्वलिटी पे बहुत ही फोकस किया गया था। इक्वलिटी पे कैसे फोकस किया गया था, क्योंकि बहुत जो हमारे देश में इक्वलिटी नहीं थी किसी भी तरह से, लोगों को क्या किया जा रहा था, डिफरेंसेस बहुत थे, लोगों को ऊंचा नीचे समझा जाता था उस समय। तो हमें राइट टू इक्वलिटी की आवश्यकता बहुत ही पड़नी थी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बनाया जाता है तो इसको स्पेशली फोकस किया जाता है किसमें, राइट टू इक्वालिटी पे। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो किसी के राइट का वायलेशन ना करता, मतलब कि ऐसा राइट बनाए जो हमें क्या है, किसी के साथ में भेदभाव ना करता हो। तो हमें क्या करना था, तो राइट टू इक्वालिटी को रखना क्या था, बहुत ही जरूरी था उस समय। तो इसलिए हमने क्या रखा, जो हमारा पहला राइट भी है कौन सा, राइट टू इक्वालिटी, इस पर ध्यान दिया गया था। और किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, 14 से लेकर 18 तक इसका डिस्कशन किया गया है। मतलब कि जो हमारा यहाँ पहला जो राइट टू इक्वालिटी कहता है, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहलाता है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस राइट कहते हैं इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग। इस राइट में क्या देखिए कितनी सारी चीजें आती हैं। पहला क्या है, जब हमारा 14 कह सकते हैं, जो 14 आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है, वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जैसे अगर बात की जाए, अगर हम डीपली स्टडी करेंगे इसको, तो क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कहाँ से लिया गया है हमारा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। किसकी, कहाँ से लिया गया है, इतना वर्ड हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है हमने, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया है, यहाँ से इतना रखा है हमने। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समझ समानता एंड विधि के समझ संरक्षण हिंदी में कहते हैं। तो अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक कहता है, बारो फ्रॉम कहता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेंशन भी कर दिया गया। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट बारो फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो बताया वहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। इस पर किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, याद रखना अच्छी तरह से। इससे किसकी बात करता है कि इसमें कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो तो उसके सामने क्या किया जाएगा, इक्वल होगा, किसके सामने, लॉ के सामने। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या, लॉ जब बनाया जाएगा तो ऐसा लॉ नहीं होगा, लॉ क्या है, सबके लिए क्या है, इक्वल होंगे। चाहे वो रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो, सबके लिए क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून के समझ समाज क्या होंगे, सब लोग समान होंगे। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति की, वो रईस कोई रिच पर्सन है या पुअर पर्सन है तो उसको क्या कर दिया जाए, उसके साथ में भेदभाव किए जाए, ऐसा नहीं होगा। एंड इक्वल प्रोटेक्शन, और क्या करना, सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये क्या है, इक्वलिटी को शो करता है। इक्वलिटी फॉर लॉ इज बोरो फ्रॉम द ब्रिटिश, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था। तो ये हमारा क्या है, 14 आर्टिकल हो गया। 14 आर्टिकल क्या है, इक्वलिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई होप इट विल बी क्लियर। फिर हमारा जो 15 आर्टिकल आता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कहता है डिस्क्रिमिनेशन। किसकी बात करता है, सोशल इक्वलिटी। और सोशल इक्वलिटी क्या होती है, कास्ट, जेंडर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना करना, ये क्या कहलाती है, सोशल इक्वलिटी कहलाती है। ना तो हम किसी कास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कोई किसी भी कास्ट का हो, ना तो हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। किसी जेंडर का भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, चाहे वो ब्लैक, कोई रेस का भी, रेसेस भी हो, ब्लैक हो चाहे वाइट हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी रिलीजन को बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह क्या है हमारा, ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 है जो हमारा ऐसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर क्या हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, जो 16 आर्टिकल की बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब किसकी बात करता है,
अपॉर्चुनिटी देता है, यानी अवसर की समानता देता है। ये कैसे देगा, मतलब क्या करता है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है हर एक व्यक्ति को, जिसके पास में टैलेंट हो क्या करे, अवसर की समानता है सबको। अगर गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट निकालती है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, तो क्या कर सकता है, कोई भी इसमें कम्पीट कर सकता है, आकर के बैठ सकता है। ये क्या करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है हमारा कौन सा आर्टिकल 16। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको अवसर की समानता है, वो क्या कर सकता है, किसी भी तरह से गवर्नमेंट कुछ भी निकालती है, सबको इसमें क्या कर सकता है, इक्वल चांस होंगे सबके लिए, सबको क्या है, अपॉर्चुनिटी दी गई है। फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इसमें क्या किया गया, इसको ख़त्म किया गया। जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, या कह सकते हैं आज़ादी के समय के पहले की बात करते हैं, तो उस समय क्या था, हमारे देश में बहुत ही भेदभाव चलता था, यानी छुआछूत चलती थी। तो इसको क्या किया गया था, ख़त्म किया गया। किसको ख़त्म किया है, अनटचेबिलिटी को क्या करना, ख़त्म करने के लिए बनाया गया था कि हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इस आर्टिकल को बनाया गया था। आर्टिकल कौन सा है हमारा, 17 है। फिर क्या था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, 18 है, एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल। ये क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियाँ क्या होती हैं, टाइटल क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेजर, तो मेजर क्या है, उसका टाइटल है। जैसे आपने सुना होगा कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वो क्या लगाया रखता है अपने आगे, डॉक्टर लगाता है, तो क्या है, ये उपाधि है। कोई पीएचडी कर लेता है तो क्या कर, वो अपने आगे डॉक्टर लगा लेता है, तो क्या है, ये टाइटल है। तो टाइटल, तो इनको क्या किया, ख़त्म किया गया था। बताएंगे किनको ख़त्म किया गया था, तो ऐसे टाइटल देना क्या था, ख़त्म कर दिया गया था। अब ये ख़त्म क्यों किए गए थे उस समय, अब देखो इनको ख़त्म नहीं किया गया कि जो अभी हम, कोई टीचर होता है अगर डॉक्टर लगा रहा है तो उसको ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता, इनको ख़त्म नहीं करते हैं। जो अंग्रेजों ने दिया था, टाइटल दिया करते थे, सर्जेंट वगैरह ऐसे बोल दिया जाता था, वो टाइटल क्यों देते थे, अपने फेवर में करने के लिए, कि इंडियंस को अपने फेवर में करने के लिए वो टाइटल दे दिया करते थे। तो इन टाइटल को क्या कर दिया गया, ख़त्म किया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ना करे, किसी को अपने अंदर में लाने के लिए, फेवर में लाने के लिए कोई टाइटल ना दे, इसलिए इनको क्या किया गया, ख़त्म किया गया था। लेकिन अगर अब बात की जाए तो हम किसमें, एजुकेशन एंड डिफेंस को छोड़ दिया जाए तो क्या किया जाता है, मार्क्स डिफेंस में दिया जाता है, जैसे मैंने कहा मेजर वगैरह। तो ये क्या है, टाइटल है। एजुकेशन को छोड़ दो तो यहाँ पर भी टाइटल दिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, मैंने कहा ना डॉक्टर लिख देता है, तो मतलब क्या है, वो टाइटल होता है उसका। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारा पहला राइट यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे हम।